मैं 17 साल का बूढ़ा और 16 साल की लड़की को घर किराए पर दी। मैं समझी ये बच्ची और बूढ़ा बाप बेटी हैं, मगर मैं उस वक्त हैरान रह गई जब वो लड़की बोली ये मेरे पति हैं। मैं चुप हो गई और कुछ न कहा। अगले रोज रात को मुझे उस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती। मैं तो डर गई और फिर अगले दिन मैंने उस लड़की को अपने घर बुलाया तो वो गले लगकर खूब रोई और कहने लगी, दीदी मैं आपको कुछ नहीं बता सकती थी। मैंने छुपकर एक कैमरा उनके कमरे में लगा दिया। फिर अगली रात कैमरा चलाया तो मेरी रूह कांप गई। वह बूढ़ा तो मुझे अपना घर किसी शरीफ फैमिली को किराए पर देना था, क्योंकि मैं एक अकेली औरत थी और भरी जवानी में विधवा हो गई थी। अचानक एक दिन एक बूढ़ा आदमी और एक लड़की घर देखने आए तो मैंने फौरन इन्हें घर किराए पर दे दिया। मैं समझी कि यह बच्ची और बूढ़ा बाप बेटी हैं, मगर उस वक्त हैरान रह गई जब वो लड़की बोली कि ये मेरे पति हैं। मगर अब हर रात मुझे उस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती तो मैं डर कर जाग जाती और फिर सुबह के वक्त नींद आती। अब मुझे लगने लगा था जैसे उस लड़की पर कुछ जुर्म होता है। मैंने बूढ़े आदमी से छुपकर उस लड़की को अपने घर बुलाया तो मेरे गले लगकर रोते हुए बेहोश हो गई। कुछ देर बाद होश आया तो बोली, दीदी अगर आप मेरी मदद करना चाहती हैं तो मेरे कमरे में कैमरा लगा लें। कैमरा लगाना मुश्किल था। मैंने उसे अपना मोबाइल दी और कहा कि इससे वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, मैं पुलिस को दिखा दूंगी। वो मान गई, मगर अगली रात मैंने वीडियो देखी तो जान निकल गई। अरुण के जाने के बाद मैं भरी दुनिया में तन्हा रह गई थी। रिश्तेदार भी साथ छोड़ गए थे। मैं अकेली थी और पहाड़ जितनी लंबी जिंदगी समझ नहीं आता था अब मैं क्या करूं। आज फिर रात के वक्त कुत्ते भौंक रहे थे और इनकी भौंकने की आवाज सुनकर मेरा दिल दहल रहा था। शायद अरुण की जिंदगी में भी भौंकते होंगे, मगर मेरे पति का साथ था तो किसी चीज का डर नहीं था, न ही उन कुत्तों की आवाज से डरा करती थी। अब तो एक लम्हा सदियों के बराबर लगता था और यूं ही आंखों में रात कट जाया करती थी। मैं यही सोचती थी कि अगर घर में एक चोर घुस आए तो मैं क्या करूंगी। आजकल तो चोर घर के सामान को लूटने के साथ साथ औरतों की इज्जत के साथ भी खेलकर जाया करते हैं। सारी रात मुझे यही डर लगा रहता था कि शायद ये कुत्ते चोरों को देखकर भौंक रहे हो। मैंने अपने खौफ से बचने का यही हल निकाला था कि मैं अपने घर के ऊपर वाला पोर्शन को किराए पर दे दूं। यूं मुझे सहारा भी मिल जाएगा और इस महंगाई के दौर में चलो 4 पैसे भी मेरे पास आ जाया करेंगे। मैंने अपने इस मंसूबे पर अमल करने की ठानी थी। यूं तो मोहल्ले में कभी कभार ही निकला करती थी। आज मैं खासकर आसपास के घरों में गई थी। मैंने एक आदमी से कहा था कि अगर किसी को किराए के लिए घर की तलाश है तो उसे मेरे पास भेज दीजिएगा। शर्त ये है कि किराए के लिए आने वाले लोग शरीफ हो और मैं किसी तरह अकेले को घर किराए पर नहीं दूंगी, बल्कि कोई फैमिली ही आए। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी इस कदर जल्दी सुनी जाएगी। शाम के वक्त मेरे घर में लोग आ गए थे। एक बुजुर्ग और इसके साथ एक जवान लड़की आई थी। मैंने इनको ड्राइंग रूम में लाकर बिठा दिया था और बोली, आपको मैं जानती नहीं हूँ, इसलिए आपके आने का मकसद जानना चाहती हूँ। वो आदमी कहने लगा, दरअसल आपने कहा था कि आप अपने घर को किराए पर देना चाहती हैं। हमें भी रहने के लिए ठिकाने की जरूरत थी, इसलिए यहाँ आ गए। मैंने सिर हिला दिया और बोली थी, मुझे वैसे भी किसी शरीफ सी फैमिली की तलाश थी। ये तो अच्छा हो गया आप बाप बेटी मेरे घर पर रहेंगे। मेरी ये बात सुनकर उस बूढ़े के चेहरे की रंगत ही बदल गई। फिर वो लड़की जल्दी से बोली, नहीं नहीं, ये मेरे पिता नहीं है बल्कि मेरे पति हैं। ये अल्फाज कम उम्र लड़की ने बोले थे। इस सारी बातचीत में वो पहली बार बोली थी। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई थी। मैंने तो कभी भी बेमौका बात नहीं की थी। न जाने आज मुझे क्या हो गया था। मैंने जल्दी से बोली, मेरी बात से आप लोगों के दिल दुखा है, मुझे माफ कर दें। इसके अलावा मेरे पास कहने के लिए कोई और शब्द नहीं थे। वह बूढ़ा आदमी बोला, कोई बात नहीं बहन, आप ये बताएं कि आप हमें ये घर किराए पर देंगी। मैं बोली, क्यों नहीं, मैं आपको अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन आपको देती हूँ। तब उस आदमी के चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट फैल गई थी। मैंने मुस्कुराकर उसकी बीवी की तरफ देखा। उसे देखकर ऐसा लगा था जैसे वो बहुत परेशान हो, घबराई हुई हो और उदास भी हो, मगर मैंने सर झटक दिया कि शायद ये मेरा वहम है। खैर, मैंने उन लोगों को ऊपर वाला पोर्शन दिखा दिया था, जो कि इन्हें बहुत ही पसंद आ गया। किराए की बात हुई तो सुनील मुंह मांगा किराया देने को भी तैयार थे। ये मेरे लिए खुशी की बात थी। मैंने ऊपर वाले पोर्शन की चाबी उनको थमा दी
और इत्मीनान भरी सांस ली नीचे आ गई थी। मैं चाहकर भी रागिनी और सुनील को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। रागिनी बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। न जाने उसके माँ बाप ऐसी कौन सी मजबूरी होगी जिसकी वजह से उन्होंने अपनी फूल सी बेटी सुनील को दे दी। मुझे रागिनी में अपनी छोटी बहन नजर आ रही थी। मैंने सोचा कि चलो अब तो वह यहीं पर रहेगी तो मैं इससे सब कुछ जान लूंगी। खैर शाम हुई तो मेरी मम्मी की पुरानी बातें याद आने लगी। जब भी हमारे मोहल्ले में कोई नए लोग आकर बसते थे तो मम्मी एक पहर का खाना उनको जरूर बना कर दिया करती थी। वो ये सोचा करती थी कि न जाने उन लोगों के पास चूल्हा चौकी करने का पूरा इंतजाम है भी या नहीं। मैं भी किचन में आ गई थी। पहले तो मैं केवल अपना खाना बनाया करती थी, लेकिन आज मैंने 3 लोगों का खाना बनाया था। मैंने अच्छे तरीके से ट्रे सजाई और ऊपर की तरफ चली गई थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मैं ये सोचकर परेशान हो रही थी कि मैंने ऊपर आकर अच्छा भी किया है या नहीं। मुझे उन लोगों को इस तरह तंग नहीं करना चाहिए था। मैं वापस लौटने ही लगी थी जब दरवाजा एकदम से खुल गया। सामने ही सुनील खड़ा था। उसने मेरे हाथ में ट्रे देखी तो कहने लगा, बहन आपने बिना वजह परेशान क्यों हुई? मैं मुस्कुरा दी और बोली, नहीं इसमें परेशानी की कौन सी बात है, ये तो मेरा फर्ज बनता था। आप लोग मेरे साथ रहने लगे हैं, मुझे इतना तो करना ही था। तब सुनील बोले, रागिनी खाना बनाने ही लगी थी, आपने बिना वजह ही परेशान हुई। मैं बोली, आज के दिन रागिनी आराम कर ले, वैसे वो है कहाँ, मैं जरा इससे भी मिल लूं। इतना कहकर मैं रूम में जाने ही लगी थी कि वो एकदम से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। वो बोला, दरअसल रागिनी सो रही है, इसके सिर में बहुत दर्द था तो मैंने कहा कि तुम सो जाओ, अगर वो आधी नींद से जाग गई तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। वो बहुत ही नाजुक सी है, कच्ची नींद से उठ जाए तो उसकी हालत खराब हो जाती है। मैंने सिर हिला दी और वापस नीचे आ गई, मगर मेरे दिमाग में हजारों किस्म के सवाल ने सर उठा लिया था। मैं तो यही सोचती रह गई थी कि सुनील ने एक ही लम्हे में बात कैसे पलट दी थी। पहले तो कह रहा था कि रागिनी किचन में है और खाना बना रही है, फिर फौरन से यह भी कह दिया कि वो तो सो रही है। मुझे इस बात का एहसास शिद्दत से हो रहा था कि दाल में कुछ न कुछ काला जरूर है। मैं इस बारे में सोचना नहीं चाह रही थी क्योंकि वो लोग यहाँ किराए के तौर पर आए थे। चलो आज की रात कुत्तों के भौंकने की आवाज की डर में नहीं गुजरेगी। फिर मुझे किसी दूसरे के हाल का ध्यान भी नहीं करना चाहिए था। मैं सुबह उठी, पूजा पाठ की थी, फिर मैंने खाना भी खा लिया था। मुझे इस बात का 100% यकीन था कि रागिनी मेरे पास जरूर आएगी और खाने के लिए शुक्रिया अदा करेगी, मगर ये मेरी बस ख्याली पुलाव ही साबित हुई थी। मैंने बहुत देर तक रागिनी का इंतजार किया था मगर वो नीचे नहीं आई थी, इसलिए मैं अपने कमरे में सोने के लिए चली गई थी। आज मुझे चोरों से डरने की जरूरत नहीं थी। मुझे यकीन था कि आज की रात मेरी बहुत सुकून से कटेगी। मैं आराम से सो गई थी, मगर आधी रात के वक्त में हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। मैं यही सोच रही थी कि आखिर मेरी आंख कैसे खुल गई। तभी मेरे कानों में किसी लड़की के चीखने की आवाज पड़ी थी। ऐसा लग रहा था चीखने वाली लड़की बहुत ही तकलीफ में है। मुझे बहुत डर लगा था। मैं शुरू से इतनी डरपोक नहीं थी, लेकिन जब से मेरे पति का देहांत हुआ था मुझे तो पत्ते के हिलने से भी डर लगने लगा था। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया था। ये आवाज थमी नहीं रही थी, बल्कि धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी। मैंने खुद को बेड पर गिरा दी और कानों पर हाथ रखकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। यूं ही करते करते पूरी रात कट गई थी। जब सुबह हुई तो जाकर लड़की के चिल्लाने की आवाज कम हुई थी। मैंने नहाकर पूजा पाठ किया। मुझे अपनी हालत पर अफसोस होता था। ऐसा लगता था कि मैं पागल हो जाऊंगी। खैर पूजा करके मैं सोने के लिए लेट गई थी। सुबह 9 बजे मेरी फिर से आंख खुल गई थी तो मैं उठकर बाहर बरामदे में आकर बैठ गई। तभी मुझे सुनील नजर आया। वो नीचे आ रहा था। जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो बहुत घबराया हुआ लगा था। उसने मुझे नमस्ते किया और जल्दी से वहां से निकलकर बाहर चला गया था। शायद मेरे सवाल से डरकर जल्दी से बाहर निकल गया था। सुनील के हुलिये से यही जाहिर हो रहा था जैसे वह ऑफिस के लिए निकला हो। मैंने उठकर अपना नाश्ता बनाया। अब तक सुनील वापस नहीं आया था तो इस बात का कंफर्म हो गया था कि वह वाकई काम के सिलसिले में घर से बाहर निकला है। मैंने इस मौके को सुनहरा समझा था क्योंकि कल से रागिनी के साथ एक बार भी मुलाकात नहीं हुई थी। मैं उसके साथ बैठकर बातें करना चाहती थी, इसके हालात के बारे में जानना चाहती थी। इसलिए मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले पोर्शन की तरफ पहुंच गई थी। मैंने दरवाजा खटखटाया और इस इंतजार में खड़ी हो गई कि अभी रागिनी दरवाजा खोल देगी, मगर इसने दरवाजा नहीं खोला था।
और यह कोई आम बात नहीं थी। वो लड़की कल से मेरे घर आई हुई थी, मगर मैंने इसकी एक झलक भी नहीं देखी थी। मैं वापस पलटने के बजाय फिर से दरवाजा खटखटाने लगी। तभी रागिनी की घबराई हुई आवाज मुझे सुनाई दी थी। वो कहने लगी, दीदी आप हैं? मैं बोली, हाँ हाँ मैं हूँ, तुम दरवाजा तो खोलो। मुझे रागिनी के सिसकने की आवाज आई थी। वो बोली, दीदी दरवाजा मैं कैसे खोलूं? मुझे तो सुनील बाहर से ताला लगाकर गया है। मैं इसकी बात सुनकर शॉक्ड सी रह गई थी। तभी मेरी नजर दरवाजे पर लटकते छोटे से ताले पर पड़ी थी। मैं बोली, रागिनी तुम्हारा पति तुम्हें बाहर से बंद करके क्यों गया है? वो बोली, मेरा पति मुझ पर शक करता है। इसकी उम्र मुझसे ज्यादा है ना, तो इसे हर वक्त यही गम सताता रहता है कि मैं इसे धोखा न दे दूं। मैं रागिनी के लिए बेहद परेशान हो गई थी। मैं बोली, तुम ठीक तो हो? इसकी जख्मी सी हंसी मुझे सुनाई दी थी। वो बोली, हाँ कहने को तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पास दुनिया की हर चीज मौजूद है, रुपया, पैसा, कपड़े, जूते। मेरा फ्रिज तरह तरह के खानों से भरा पड़ा है, मगर मैं खुश नहीं हूँ। मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। मैं बोली, रागिनी मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वो बोली, मेरी मदद तो मेरे अपनों ने नहीं किया, आप क्या करेंगी? आपसे इतनी गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ कर दिया करें, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बोली, क्यों नहीं? मैं वापस पलटने लगी तो रागिनी बोली, आप प्लीज सुनील को मत बताइएगा कि आप यहाँ पर आई थी या मैंने आपसे कुछ भी कहा है। मैं बोली, हाँ तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ऐसा ही होगा। मैं इससे किसी बात का जिक्र नहीं करूंगी। इतना कहकर मैं नीचे आ गई थी। मुझे रह रहकर रागिनी के माँ बाप पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर इन्होंने ऐसा किया ही क्यों था। इन्होंने अपनी फूल सी बच्ची की शादी बड़ी उम्र के मर्द से क्यों कर दी, जो अपनी सारी जिंदगी शक करते हुए गुजार देगा। शाम हुई तो सुनील वापस आ गया। मुझे नमस्ते करके वो ऊपर चला गया था। मैं सोचने लगी कि काश ये अपनी बीवी को यूं कैद में न रखता तो कितना अच्छा होता। चलो हम दोनों लड़कियों को आपस में दोस्ती हो जाती, मैं अपने गम बांट लेती। मगर अब क्या हो सकता था। खैर मैं अपने रोजमर्रा के काम निपटाने लगी और सोने के लिए लेट गई थी। आज फिर आधी रात के वक्त मेरी आंख खुल गई थी, और आज भी वही हुआ जिसने मुझे कल सोने नहीं दिया था। मुझे किसी लड़की के चीखने की आवाज सुनाई दी थी। मैंने कान लगाए तो मुझ पर यह हकीकत जाहिर हुई थी कि यह आवाज तो बहुत करीब से आ रही थी। कहाँ से आ रही आवाज भला? मुझे इस चीज का सुराग हर सूरत में लगाना था। मैं अपने कमरे से बाहर आ गई। अब चीखने की आवाज ज्यादा करीब से सुनाई दी थी। तब मुझे अंदाजा हुआ था कि चिल्लाने का शोर कहीं और से नहीं बल्कि ऊपर वाले पोर्शन से आ रहा था, और चीखने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि रागिनी है। एक लम्हे के लिए तो मैं घबरा ही गई थी। मैं जल्दी से सीढ़ियां चढ़ गई थी। मुझे रागिनी से पहली नजर में ही बड़ी मोहब्बत हो गई थी। अब भला मैं इसे कैसे परेशानी में छोड़ सकती थी। मैंने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया था। मैं कितनी ही देर यूं ही खड़ी दरवाजा खटखटाती रही थी, मगर मजाल है जो किसी ने जरा सी भी आवाज दी हो। और ऐसा भी नहीं था कि दरवाजे की आवाज सुनकर शोर थम गया हो, बल्कि अब तो मुझे रागिनी की चीखने की आवाजें साफ आ रही थी। दरवाजा पीट पीट कर मेरे हाथों में दर्द शुरू हो गया था, इसलिए मैं मजबूरन नीचे आ गई थी। आज रात रागिनी की फिक्र से मुझे नींद नहीं आने वाली थी, इसलिए मैं बरामदे में ही बैठी रही थी। यहाँ तक कि सुबह हो गई थी। सुबह जब सुनील घर के नीचे आया तो मुझे देखते ही घबरा गया था। वो बाहर निकलने लगा तो मैं बोली, सुनील साहब मेरी बात सुनिए। मैंने उस आदमी के चेहरे पर खौफ बढ़ता हुआ देखा था। वो मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गया और बोला, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं। सुनील के चेहरे पर बहुत ज्यादा उदासी फैल गई थी। वो बोला, आपको रागिनी की फिक्र हो रही है ना कि वह क्यों चीखती रहती है। मुझे इसकी बेतहासा फिक्र होती है, मगर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आपके पास कोई हल हो तो मुझे बता दें। मैंने देखा था कि सुनील की आंखों में आंसू निकल रहे थे और मुझसे नजर बचाकर अपने आंसू साफ कर रहा था। मैं बोली, मुझे यह बताएं कि इसके साथ मसला क्या है, तभी तो मैं कोई हल बता पाऊंगी ना। सुनील ने सर उठाया और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, रागिनी का सबसे बड़ा मसला इसके नापसंदीदा आदमी से शादी है। मैंने हैरत से सुनील की तरफ देखा था। वो हंसा और बोला, मेरी शक्ल और सूरत को गौर से देखिए और मुझे बताइए कि क्या रागिनी जैसी कम उम्र लड़की मेरे साथ खुश रह सकती है। उस दिन तो आपने भी मुझे उसका बाप समझ लिया था। मुझसे बस यही गलती हुई थी कि मैं रागिनी के बाप की बातों में आ गया था। इसने मुझसे 20 लाख रुपए कर्ज लिया था और इसने 1 साल के वादे पर लिया था,
और 4 साल गुजर गए थे, वो कर्जा नहीं लौटा रहा था। मैं इसे मोहलत पर मोहलत दे रहा था, मगर अब मेरी भी बर्दाश्त की हद हो गई थी। मैंने कह दिया कि अगर मेरे पैसे वापस ना किए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो कहने लगा कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। तुम यूँ करो कि पैसे की जगह मेरी बड़ी बेटी से शादी कर लो। मुझे इसकी बात सही नहीं लगी थी। मैं बोला, तुम यह क्या कह रहे हो? इसने अपनी बेटी की तस्वीर मेरे सामने रख दी और बोला कि अगर तुम इसे शादी नहीं करोगे तो मैं किसी और से पैसे लेकर इसको विदा कर दूंगा। दरअसल मेरी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। मैं सिर्फ 27 वर्ष का था और मेरी बीवी 18 वर्ष की थी। हम दोनों एक दूसरे के संग बहुत खुश थे, मगर फिर औलाद पैदा करते हुए मर गई। न औलाद बची और न बीवी। मैंने अपनी बीवी के साथ वफा निभाई और 45 वर्ष की उम्र को पहुंचने के बावजूद भी दूसरी शादी नहीं की थी। मगर मुझे तन्हाई के एहसास बड़ी शिद्दत से होता था। जी चाहता था कि कोई मेरा भी हो, जिससे मैं अपना सुख दुख बांट सकूं। मैं किसी की सुनूं और कोई मेरी सुने। मैं रागिनी के बाप की बातों में आ गया और शादी के लिए हाँ कर दी थी। शादी की रात रागिनी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और मुझ पर थूक दिया। मैं तुम्हारी कभी भी नहीं हो सकती। तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करते हुए। अब वो हर रात मुझे जलील करने के लिए चीखती चिल्लाती है। इसी वजह से मुझे अपना घर भी छोड़ना पड़ गया, क्योंकि लोग मुझ पर शक करते थे कि शायद मैं अपनी बीवी पर जुर्म करता हूँ। मैं यूं ही घर बदलता रहता हूँ। लोग रागनी की वजह से मुझे जीने नहीं देते हैं। अभी मेरा चौथा घर है। मैंने यहाँ आकर इसके आगे हाथ भी जोड़ दिए थे और बोला था कि मुझे यहाँ पर जलील मत करो। तुम्हें भगवान का वास्ता है, मुझे जी लेने दो। मगर वो यहाँ आकर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। लेकिन आपको एक बात बताऊं, इसमें रागिनी का भी कोई कसूर नहीं है। वह दिमागी तौर पर बीमार हो चुकी है, इसका इलाज चल रहा है। वह लोगों को जख्मी भी कर देती है, इसलिए मैं इसे बाहर से ताला लगाकर जाता हूँ। मैं ये सब बातें सुनकर दंग सी रह गई थी। मैंने बड़े गौर से सुनील के चेहरे की तरफ देखा था। उसकी तरफ देखकर यही लग रहा था कि वो सच कह रहा है। तब मैं बोली, मैं आपसे एक निवेदन करूं? वो बोला, जी आप हुक्म करें। मैं बोली, आप रागिनी को बंद करके न जाया करें। मैं इससे बात करने की कोशिश करूंगी। हो सकता है कि इसकी हालत में कुछ सुधार आ जाए। सुनील परेशान हो गया था। वो बोला, आप ये सब इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपने इसकी हालत नहीं देखी है। जब इसे गुस्सा आता है तो इस कदर जुनूनी हो जाती है कि मेरे लिए भी इसे संभालना मुश्किल हो जाता है। मैं ऑफिस में होता हूँ, पीछे से यहाँ पर हमला कर देगी तो कसूरवार कौन होगा? हो सकता है कि वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान कर दे, इसलिए आप मुझे इस काम से माफी कर दें। मैं यह सब नहीं कर सकता। मैं बोली, अगर रागिनी ने मुझे नुकसान पहुंचा दिया तो मैं आपको कसूरवार नहीं ठहराऊंगी। आप बस मेरी ये बात मान लें। सुनील मेरी तरफ बड़ी गौर से देखता रहा, फिर इसे अपनी जेब से चाबी निकाल के मुझे थमा दी और बोला, आप होशियार रहना। जैसे ही आपको महसूस होगा रागिनी को गुस्सा आ रहा है तो फौरन कमरे से बाहर निकल जाइएगा। मैंने हाँ में सिर हिला दिया तो सुनील उठकर चला गया था और मैं ये सोच सोचकर परेशान होती जा रही थी कि आखिर सच क्या हो सकता है। ताला खोलकर मैं ऊपर वाले पोर्शन में आ गई थी। मुझे रागिनी सोफे पर बैठी नजर आई थी। वो किसी गहरी सोच में गुम थी और बार बार अपने आंसू पोंछ रही थी। मैंने उसको पुकारा तो मुझे देखकर उछल पड़ी थी। फिर दिल पर हाथ रखकर बोली, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं हंसी तो वह हैरत से बोली, आप यहाँ कैसे आ गई? आपको चाबी कैसे मिल गई? मैं बोली, बस तुम्हारी दीदी का कमाल है। रागिनी रोने लगी थी और उठकर मेरे गले लग गई। वो बोली, दीदी मुझे बहुत अरसे से किसी ऐसे कंधे की तलाश थी जिस पर मैं सर रख कर रो सकती। रागिनी, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी दीदी तुम्हारे पास है। आज यहाँ तुमसे बहुत ही जरूरी बात पूछने आई हूँ। मुझे ये बताओ कि रात के वक्त तुम चीखने क्यों लगती हो, जबकि मैंने सुनील की बातों पर भरोसा कर लिया था। मगर मैं रागिनी की तरफ की भी कहानी सुनना चाहती थी। मुझे यही नहीं पता कि कहीं सुनील ने मुझे पागल ही बनाया हो। वह घबरा गई थी, कहने लगी, नहीं तो मैं नहीं चीखती, मुझे क्या जरूरत पड़ी है? मैं तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। सुनील मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं इस लड़की की बातें सुनकर ही हैरान रह गई थी। उसने अचानक ही काया पलटी थी। कल तो कुछ और कह रही थी, फिर वो बोली, आप मुझे अपना पोर्शन दिखाएं। आपने इसकी सजावट कैसे की हुई है? मैं भी अपना घर सजाना चाहती हूँ ताकि मेरा पति घर आए तो उसे ताजगी का एहसास हो। मैंने सर हिला दी और बोली, हाँ आ जाओ। मैं रागिनी को अपने साथ ले गई थी, मगर अभी तक इसके अजीब से व्यवहार के बारे में सोच रही थी। हम दोनों नीचे आ गए तो रागिनी ने अपना बाजू मेरे सामने कर दिया था। उस पर जलने का निशान था।
मैं एकदम से डर गई थी। मैं बोली, क्या हुआ? तो वो कहने लगी, मैंने आपसे जो बातें की थी ना, न जाने वो मेरे पति ने कैसे सुन ली। शायद उसने कुछ रिकॉर्डिंग के लिए लगा रखा है। वो मुझ पर बड़ी गहरी निगाह रखे हुआ है, इसलिए मैंने ऊपर आपसे कहा था कि मैं बहुत खुश हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा बूढ़ा पति मुझ पर बहुत अत्याचार करता है। यह जो रात रात भर मैं चीखती रहती हूँ ना, ये बिना वजह नहीं है। आप अगर अपनी आंखों से देख लें कि मुझ पर क्या गुजरती है, तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। आप कैमरा मंगवाकर ऊपर वाले पोर्शन में लगवा दें। मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। दरअसल आप फिर वो रिकॉर्डिंग थाने में लेकर जाएंगी तो मेरे मुजरिम को सजा मिल जाएगी और मैं आज़ाद हो जाऊंगी। मैं बोली, ठीक है, मैं कुछ न कुछ करती हूँ। सच कहूँ तो मैं इन दोनों मियाँ बीवी की बातों में फंस कर रह गई थी। मुझे तो दोनों की बातों पर यकीन आ जाता था। दोनों ही मासूम लगने लगे थे। सच पहुँचने का एक ही हल था और वो था कि मैं सच में कैमरा ऊपर वाले पोर्शन में लगा देती। मैंने कैमरे के लिए किसी से कह दिया था। खैर, मुझे हर रात ऊपर वाले पोर्शन से चीखने की आवाजें आती रहती थी और सुबह सुनील मेरे सामने रोने लगता था और कहता था कि मेरी बीवी की हालत बहुत खराब होती जा रही है, जबकि दिन के वक्त रागनी मेरे सामने रोती रहती और कहती कि मुझ पर जुल्म बढ़ता चला जा रहा है। मैं रागनी का दिल लगाने की हर मुमकिन कोशिश किया करती थी। इसे हुनर सिखाती, इससे बात करती थी, इसको घर की सजावट के बारे में बताती, इसको अपना मेकअप, सामान, साड़ियाँ, गहने सब कुछ दिखाती कि किसी तरह इसका दिल बहल जाए। वो मेरे साथ बहुत खुश रहती थी। मुझे इन दोनों मियाँ बीवी की बहुत फिक्र होती थी। मैं चाहती थी कि अगर सुनील मुजरिम है तो इसे जल्द से जल्द सजा मिल जाए और अगर रागनी बीमार है तो इसका इलाज हो जाए। कैमरा आने में भी एक दिन बाकी था। शाम मैंने बिरयानी बनाई तो सोचा कि रागनी को दे आऊं। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जा रही थी जब मेरे कानों में रागनी की आवाज पड़ी। वो बोली, आज रात पूरी तैयारी के साथ आना, तुम इसकी फिक्र मत करो, वो कमजोर है, इसे काबू करना आसान है। मैं यह बात सुनकर उल्टे कदम लौट आई थी। मेरे सामने रागनी का किरदार एक सवालिया निशान बना हुआ था। शायद रागनी गलत थी। वह रात अपने किसी आशी को घर बुलाती थी और सुनील को काबू कर लेती थी। क्या पता बांध भी देती हो और फिर जानबूझकर सिसकती हो ताकि लोग सुनील को बुरा समझें और वो अपनी मनमानी करती रहे। कैमरा आने में भी देर थी, इसलिए मैंने अपनी एक दोस्त लेडी कांस्टेबल को फोन किया और सारे हालात से आगाह कर दिया था। मैं इसे बोली कि मुझे तुम्हारी टीम की जरूरत है, मेरे घर आ जाना, लेकिन पूरी तरह छुप के आना। इसने हामी भर ली थी। मैं खाना खाकर अपनी दोस्त का इंतजार कर रही थी। फिर न जाने क्या हुआ, मेरी आंख लग गई और खुली तो मैं अस्पताल में थी। मैंने अपने इर्द गिर्द हैरत से देखा। मेरी दोस्त मेरे सामने खड़ी थी। मैं बोली, प्रियंका, मैं यहाँ कैसे आई हूँ? वो हंसी और बोली, इसी तरह तुम बहुत बड़ा कारनामा करके आई हो। कुछ अरसे से हमें लगातार इस चीज की शिकायत मिल रही थी कि एक गिरोह है, वह लोगों के घरों में घुसकर चोरी करते हैं। कल रात तुम्हारी वजह से वह गैंग हमारे हाथ लग गया। मैं बोली, ओ कैसे? मेरी दोस्त कहने लगी, तुम्हारे घर जो किराएदार रह रहे थे वो इसी गिरोह का हिस्सा थे। इनका तरीका यह है कि वह बेसहारा औरतों के घर में मासूम बन के रहते, औरतों को चकमा देने के लिए अदाकारी करते थे। पति बीवी पर इल्जाम लगाता और बीवी पति पर। ये औरतें इनके मामले में उलझकर बाकी सब कुछ भूल जाती थी। तुम्हारे साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया तो तुमने खुद रागिनी को अपने घर की एक एक चीज दिखाई। तुमने उसे अपनी जेवरात तक दिखा दिए। ये तो तुम शुक्र करो कि जो रागिनी की बातें सुन ली। कल रात उन्होंने तुम्हारे खाने में नींद की दवा शामिल कर दी थी और तुम्हारे घर की एक एक चीज को लूटने का इरादा रखते थे। सोफे, वॉशिंग मशीन, सोने की जेवरात, यहाँ तक कि कपड़े, बर्तन वगैरह भी। हम मौके पर पहुंच गए और यूं तुम्हारी चीजें बच गई। मैंने प्रियंका की बात सुनी तो दिमाग साए साए करने लगा था। लोग दूसरों को लूटने के लिए किस हद तक अदाकारी कर लेते हैं। यह तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे बचा लिया। अब तो किराएदार रखने से डर लगने लगा है। मैं तनहा ही रहती हूँ। मेरे ख्याल में बुरी सौगात से तन्हाई 1000 गुना बेहतर है। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।